चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ना चैप्टर 18 पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो जो जो अभी जो चैप्टर बच गए हैं वो है एक 11 और 10 और 9 वाला चैप्टर मैं अगर हुआ पॉसिबल तो आज ही कर दूंगा अपलोड। अदरवाइज़ जो 2 चैप्टर हैं उनको बाद में करूँगा। जो चैप्टर 18 है, अब इसमें ये है पेंटियम और पेंटियम प्रो। मेनली इसका ना ये सिलेबस में काफ़ी छोटा है। जैसे पेंटियम और पेंटियम प्रो के इनमें पिन डायग्राम नहीं है, बस हम आर्किटेक्चर पढ़ लेंगे। इसमें आर्किटेक्चर और डिफरेंस क्या है। जैसे जो पेंटियम प्रो है ना, इसके फीचर्स क्या क्या अपग्रेड हुए इसमें फीचर्स। तो पेंटियम प्रो में क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो थी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी उसको 3 टाइम इंक्रीज़ कर दिया, 3 टाइम इंक्रीज़ कर दिया। और जो इसमें पता है क्या, वीसीसी पिन जो थी ना, जो हमारी वोल्टेज प्रोवाइड कर रही थी, वो भी सिंगल नहीं रही। अब 2 या 3 शायद 2 पिन है, 2 पिन है वीसीसी पिन। तो एक तो वो हो गया। अब इसमें 66 मेगाहर्ट्ज़ से 99 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी लेता है, ठीक। और इसमें क्या है, 2 32 बिट की MPU और ALU, मतलब 2 एग्जीक्यूशन यूनिट है। बेसिकली 2 एग्जीक्यूशन यूनिट है इसमें, एग्जीक्यूशन यूनिट। अभी पिछले जो माइक्रो प्रोसेसर थे उनमें क्या था, एक ही एग्जीक्यूशन यूनिट थी। तो प्रोसेस जो था वो पाइपलाइनिंग जो थी ना, उसमें एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। अगर तो हम ज़्यादा अगर 2 लेवल पाइपलाइनिंग होती थी तो 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लेते थे। लेकिन इसमें क्या है कि हमारी 2 एग्जीक्यूशन यूनिट है, जिसकी वजह से हमारी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है ना माइक्रो प्रोसेसर की, वो एकदम से डबल हो गई, ठीक। अब हमें लग रहा है कि वो सिर्फ डबल हुई है, पर एक्चुअल में वो डबल नहीं हुई, वो कम से कम 10 टाइम फास्टर हो गई, ठीक। अब वो कैसे, लाइक इसमें क्या था कि एग्जीक्यूशन यूनिट बढ़ा दी, और जो पाइपलाइन थी ना, पाइपलाइन उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी वो भी इंक्रीज़ कर दी। पाइपलाइन की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ कर दी, जिसकी वजह से पहले क्या था, 2 इंस्ट्रक्शन आ रहे थे पाइपलाइन में, अब 10 आ रहे हैं, ठीक। क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो एग्जीक्यूशन यूनिट है, एग्जीक्यूशन यूनिट जो है इसमें 5 स्टेज पाइपलाइनिंग है ना। और जो माइक्रो प्रोसेसर है पेंटियम वाला, इसमें 2 स्टेज पाइपलाइनिंग वैसे है, मतलब 2 स्टेज पाइपलाइन दोनों एग्जीक्यूशन यूनिट के लिए है। जैसे एक यूवी करके पाइपलाइन होगी, यूवी इंटीजर पाइपलाइनिंग। इसमें क्या है कि यू पे हमारा एक एग्जीक्यूशन यूनिट होती है और वी पे हमारी दूसरी एग्जीक्यूशन यूनिट होती है, ठीक। अब हर एक एग्जीक्यूशन यूनिट की जो पाइपलाइनिंग है वो 5 लेवल है, मतलब उसमें 5 स्ट्रिंग आ सकते हैं। मतलब टोटल ये 10 स्ट्रिंग तक एक साथ होल्ड कर सकता है, एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर। तो देख रहे हो, 10 टाइम इंक्रीज कर दी हमने स्पीड, ठीक। फिर है डेटा के लिए। अब डेटा के लिए क्या है कि डेटा के लिए पहले हमारी, जैसे हमने 8086 पढ़ा, तो उसमें हमारी 16 बिट की डेटा बस थी, ठीक। और फिर जो 8034 है, इसमें भी ना हमने 32 बिट तक ले गए थे, लेकिन 80486 में 32 बिट तक हो गई थी हमारी डेटा बस की लेंथ, ठीक। लेकिन जो हमारा पेंटियम है, पेंटियम में हमारी 64 बिट की डेटा बस है, 64 बिट की डेटा बस है। तो मतलब हम 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मतलब डबल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो ना, वो भी हम एक साथ, कितना भी बड़ा नंबर हो, एक वन टाइम में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और छोटे नंबर तो हो ही जाएंगे सारे एक बार में एग्जीक्यूट। फिर है इसके बाद हमारा जैसे हमारी 64 बिट की है ना डेटा बस जो हमारी 64 बिट की है, तो हमें 8 लेवल मेमोरी बैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सो वी नीड 8 लेवल ऑफ मेमोरी बैंकिंग। मतलब 8 लेवल मेमोरी बैंकिंग कैसे नीड पड़ी, अभी मैं बताता हूँ। जैसे जो माइक्रो प्रोसेसर है, वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है सिर्फ
1 बाइट मेमोरी की, 1 बाइट ऑफ मेमोरी को एग्जीक्यूट करता है। ठीक, मतलब एक ब्लॉक को वो ब्लॉक बाय ब्लॉक करके, जैसे मेमोरी के 1 बाइट का ब्लॉक होता है एक, तो वो ना ब्लॉक बाय ब्लॉक करके एग्जीक्यूट करता है माइक्रो प्रोसेसर हमारा। तो हमें क्या करना है, हमें 64 बाइट एक साथ एग्जीक्यूट करनी है। तो हमें 64 बैंक मतलब 8 बैंकिंग चाहिए, 88 से 64 होगा ना 1 बाइट, तो 8 लेवल ऑफ बैंकिंग चाहिए, मतलब ऐसे 8 यूनिट होनी चाहिए जो कि हमारी एक साथ हर बाइट को एग्जीक्यूट कर रही हो। तो उसमें क्या था, 8 लेवल ऑफ बैंकिंग होती है, 8। ठीक, मेमोरी बैंकिंग ये है मेमोरी बैंकिंग, ताकि पैरेलल चिप होती है जो कि मेमोरी बैंकिंग शो करती है। ये पैरेलल चिप सारी एक साथ एग्जीक्यूट कर रही होगी इंस्ट्रक्शन को, हर बाइट के इंस्ट्रक्शन को। और पेंटियम में क्या होता है कि जो एड्रेस बस होती है वो 32 बिट की होती है। ठीक, 32 बिट की होती है। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम 4 गीगाबाइट्स तक की मेमोरी ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, 4 गीगाबाइट्स तक की। ठीक, जैसे मैं ये वाली चीज़ बता देता हूँ, जैसे जो 20 बिट की होती है ना अगर मेमोरी बस, तो हमारी 1 MB तक की मेमोरी एक्सेस हो जाती है। ठीक, फिर 21 बिट की होगी तो वो हमारी 2 MB तक की कर सकता है। अगर 22 बिट की होगी तो हमारी 4 MB तक एक्सेस हो सकती है। ठीक, और अगर हमारी 23 बिट की होगी तो हमारी 16 MB नहीं 8 MB तक एग्जीक्यूट हो सकती है। तो वही है कि अगर 24 बिट होगी तो 16 MB तक की मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, और हमारी 25 बिट होगी 25 बिट होगी 25 बिट तो हमारी कितनी होगी, 32 MB तक एक्सेस हो सकती है। ऐसी 26 बिट होगी तो हमारी 64 MB तक एक्सेस हो सकती है। 27 बिट वही 128 MB तक एक्सेस हो सकती है। ठीक, 28, मैं वो नहीं कह रहा कि जैसे हमने 8086 में करा था डिस्क्रिप्टर के थ्रू मेमोरी एक्सेस करी थी, नहीं, डायरेक्टली मेमोरी जो एक्सेस कर पा रहे हैं हम, वो उस मेमोरी की बात हो रही है। जैसे अगर 28 बिट होगी तो हमारी 256 MB तक एक्सेस हो जाएगी। 29 बिट होगी तो हमारी ये हो रही होगी 512 MB। ठीक, 30 बिट होगी तो हमारी 1 GB तक एक्सेस हो रही होगी, है ना। और 31 बिट होगी तो 2 GB तक एक्सेस हो रही होगी, और 32 बिट होगी तो हमारी 4 GB तक की मेमोरी एक्सेस हो रही होगी। मैंने बता दिया कैसे कितनी बिट में कितनी मेमोरी एक्सेस हो रही होती है। तो 32 बिट में हमारी 4 गीगाबाइट्स ऑफ मेमोरी एक्सेस होती है एक बार में, है ना। और अगर हम इसमें वर्चुअली अगर सेगमेंटेशन और पेजिंग इंक्लूड कर दें, जैसे सेगमेंटेशन पेंटियम में अगर हम सेगमेंटेशन एंड पेजिंग इंक्लूड कर दें, पेजिंग, तो हम 64 टेराबाइट तक की वर्चुअल मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब वर्चुअली हम 64 टेराबाइट की मेमोरी एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक, फिर इसमें मैंने बता ही दिया था ऑलरेडी कि इसमें पाइपलाइन की स्टेज होती है, 5 स्टेज पाइपलाइनिंग होती है और एक 2 स्टेज पाइपलाइनिंग होती है। हैव 5 स्टेज पाइपलाइनिंग, 5 स्टेज पाइपलाइनिंग, है ना। फिर इसमें जो चिप होती है ना, माइक्रो प्रोसेसर चिप, उसमें लेवल 1 की कैश होती है, कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी का क्या है कि 16 KB की होती है, और ये स्प्लिट कैश होती है ना। स्प्लिट कैश का मतलब है कि 8 बिट की, वो 8 KB की तो होगी डेटा के लिए, डेटा की कैश होगी, और 8 KB की होगी ये इंस्ट्रक्शन की कैश होगी, इंस्ट्रक्शन या कोड की बोल सकते हैं हम, इंस्ट्रक्शन कैश होगी। ठीक, तो अब उसमें क्या था, अभी जो प्रीवियस जितने भी माइक्रो प्रोसेसर की प्रीवियस जनरेशन थी ना, उनमें क्या था, प्रीवियस वर्जन जो थे उनमें हमारी एक ही कैश थी, और सेम ही कैश डेटा और इंस्ट्रक्शन के, मतलब सेम ही कैश यूज़ हो रही थी डेटा के लिए भी और इंस्ट्रक्शन के लिए भी। अगर सपोज़ डेटा फ्लडिंग होगी, मतलब डेटा काफ़ी सारा डेटा आ गया एक साथ, तो डेटा ही पूरी कैश को भर देता था, तो एड्रेस के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए स्पेस ही नहीं बचता था। तो इसलिए इसमें जो लेवल 1 कैश है
जो स्प्लिट कैश का मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है, बेटर है पेंटियम में। ठीक, अब इसका मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। एक जैसे इसमें है कोड कैशे होता है, ठीक, इसमें हमारा प्रीफेच बफर होता है, प्रीफेच बफर। इसमें हमारा एक होता है ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक, ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक, प्रेडिक्शन लॉजिक, ठीक। इसमें हमारी एक इंटीजर एएलयू होती है, इंटीजर एएलयू मतलब एग्जीक्यूशन यूनिट, ये हमारी यू पाइप के थ्रू होती है, यू पाइप। अबे यार, फिर एक होती है वी पाइप के थ्रू, वी पाइप के थ्रू इंटीजर एएलयू, इंटीजर एएलयू, ठीक। इसमें क्या है हमारा इंटीजर एएलयू होगी, फिर रजिस्टर सेट हो गया यहाँ पे। इसका जो आर्किटेक्चर है मतलब वो बता रहा हूँ मैं एक बार, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ कवर करी दी है। अब ये स्प्लिट कैशे दिखी रही होगी, इसमें बस इंटरफेस यूनिट है, बस इंटरफेस यूनिट है यहाँ पे। बस इंटरफेस यूनिट के अंदर ही होता है वही कंट्रोल बस रजिस्टर, जो कि कंट्रोल करता है सारी बसेस को, है ना। ये BIU जो है हमारी बस इंटरफेस यूनिट, ये हमारी बसेस को कंट्रोल करती है, जितनी भी बस होती है माइक्रो प्रोसेसर के पास, ठीक। क्योंकि एड्रेस बस होती है, डेटा बस होती है, और कंट्रोल वर्ड रजिस्टर वाली वो भी बस होती है एक शायद, हाँ। फिर अब इसमें एक हो गया फ्लोटिंग पॉइंट, तो मैं सबका काम बता देता हूँ क्या क्या है। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, जैसे कोड कैशे और डेटा कैश, ये तो मैंने बताई दिया। स्प्लिट कैशे है तो कोड के लिए अलग कैशे यूज़ होगी, डेटा के लिए अलग होगी, है ना। जो भी डेटा आ रहा होगा, जो भी बस से, ये बस से कनेक्टेड है, जैसे बस से जो भी डेटा आ रहा होगा वो हमारा डेटा कैश की तरफ आ जाएगा, डेटा कैश में स्टोर हो जाएगा। और जो कोड का डेटा होगा वो मतलब इंस्ट्रक्शन का डेटा जो होगा वो कोड कैश में चला जाएगा, ठीक। अब इसमें होता है जैसे प्रीफेच बफर से यूवी पाइपलाइन निकल रही है ना। अब इसमें क्या है कि जैसे अगर हमारे, मैंने बताया था 5 स्टेज पाइपलाइनिंग होती है, तो ना हम 10 इंस्ट्रक्शन तक एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब सपोज़ हमने 10 इंस्ट्रक्शन इसमें डाल दिए, इन दोनों में, यानी यूवी पाइप में 10 इंस्ट्रक्शन डाल दी। अब क्या हुआ कि कोड में ना ब्रांच आने वाली है, कोड में कोई ब्रांच आने वाली है। लाइक जैसे कोड अभी यहाँ से कहीं और जंप कर जाएगा किसी और पोर्शन पे, तो जब भी जंप स्टेटमेंट होंगे ना, जैसी जंप स्टेटमेंट आएगी तो हम किसी और कोड के किसी और पोर्शन पे जंप कर जाएंगे, है ना। और हमें वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सपोज़ जंप कर गए हम किसी हम करके 28 इंस्ट्रक्शन पे जंप कर गए और हम यहाँ पे 14th इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो हमारी जो ये है ना यूवी पाइप जो एग्जीक्यूशन यूनिट है, उसमें 14, 15, 16, 17, 18 ये इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं हमने, मान लिया 5 इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं, ठीक। अब जंप कर गए हम सीधा 28 पे, तो हमें क्या करना है, अब 28 को एग्जीक्यूट करना है, हमने और सारे करने ही नहीं। तो अब ये जितने भी है ना ये इंस्ट्रक्शन, ये क्या हो जाएंगे, ये फ्लश हो जाएंगे, है ना। अब अगर ये फ्लश हुए ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा होगा हमारा, क्योंकि हम इन्हें फ्लश करेंगे, दोबारा से लोड करेंगे, तो लोडिंग टाइम और बाकी सारा टाइम लग रहा होगा। माइक्रो प्रोसेसर की ना शायद से 4 या 5 साइकिल वेस्ट हो जाती है इस सब में। तो टी साइकिल वेस्ट ना करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें होता है ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक, और इसका प्रिडिक्शन 95% तक ठीक होता है। प्रिडिक्शन जो है वो 95% तक करेक्ट होता है। मतलब ये क्या करता है, हमारे कोड को रीड करता रहता है, और जैसे ही जंप आने वाली होगी ना तो ये हमारा जैसे 14 के बाद हमें 28 एग्जीक्यूट करना है, तो ये 14 के बाद 28 को लोड कर देगा सीधा। मतलब इसे पता होता है कि हाँ अब जंप आने वाली है, तो ये 14 के बाद 28 को लोड कर देगा, ना कि 15, 16 को करेगा। ये होता है ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक। मतलब ये प्रिडिक्ट करता है कि हाँ अभी जंप आने वाली है, और उसके बेसिस पे फ्लशिंग को रोक लेता है, जिससे हमारा जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, टी साइकिल जो वेस्ट हो रही है,
वो वेस्ट नहीं होती। तो ये फ़ायदा होता है इसका ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक का। ठीक, अब इसमें है एक जो प्रीफेच बफर है ना, प्रीफेच बफर हमारी 5 स्टेज पाइपलाइनिंग को इम्प्लीमेंट करने में यूज़ होता है। वो इसमें भी इंटीजर मतलब दोनों यूवी जो पाइप है इनमें हमारी दोनों में 5 स्टेज पाइपलाइनिंग होती है, तो उनको इम्प्लीमेंट करने में इसका यूज़ होता है। और जो इसे ना माइक्रो जो पेंटियम है हम इसे बोलते हैं सुपर स्केलर स्ट्रक्चर। पेंटियम को क्या बोलते हैं? सुपर स्केलर स्ट्रक्चर, सुपर स्केलर स्ट्रक्चर। अब ये जो है ना सुपर स्केलर स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 2 एग्जीक्यूशन यूनिट है, 2 एग्जीक्यूशन यूनिट है। यूवी पाइप जो है वो 2 एग्जीक्यूशन यूनिट एक साथ काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रही होती है ना, तो इसलिए हम इसे सुपर स्केलर स्ट्रक्चर बोलते हैं पेंटियम के। 2 एग्जीक्यूशन यूनिट यूवी पाइप होते हैं इसमें, यू एंड वी पाइप, वी इंटीजर पाइप, 2 स्टेज पाइपलाइनिंग बोलते हैं इसे, 2 स्टेज इंटीजर पाइपलाइनिंग। अब जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है ना, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, ये जो है इसमें भी हमारी 8 स्टेज की पाइपलाइनिंग होगी, 8 स्टेज पाइपलाइनिंग। पाइपलाइन का यूज़ क्या है कि हम ना एक टाइम पे, जैसे पुराने जो माइक्रो प्रोसेसर थे उसमें हम एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे होते थे, तो हमने पाइपलाइनिंग का जो मॉडल है ये यही है कि हम एक टाइम पे काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट कर पाएँ, इसलिए पाइपलाइनिंग का यूज़ होता है हमारा। ठीक, और वो ये कि फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट ये हमारी 8 स्टेज की पाइपलाइनिंग फॉलो करती है। ये एनहांस कर देती है कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, एनहांस कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर फॉर ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया, उसके साथ यूज़ होती है मल्टीमीडिया। और शायद इसका आगे भी है कुछ, मैंने अब जैसे ना अभी मैंने ये ऑलमोस्ट कवर कर दिया, अब मैं एक बार फिर से ना थोड़ा रिवीजन सा करा दे रहा हूँ। जैसे इसमें क्या होता है, 4 गीगाबाइट्स तक की मेमोरी को हम साइज़ में एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो डिफरेंस है वो हमारा 64 बिट की डेटा बस का है, कि इसमें 64 बिट की डेटा बस होती है डेटा को एड्रेस करने के लिए, और एड्रेस बस का जो तो जो 64 बिट की डेटा बस होगी, हर एक यूनिट 1 बाइट की होती है, तो 1 बाइट की मेमोरी यूनिट को एग्जीक्यूट करने के लिए पैरेलल 8 चिप की ज़रूरत होती है। तो 8 लेवल बैंकिंग की, मेमोरी बैंकिंग की इसमें ज़रूरत होती है। ठीक है, और मेमोरी सेलेक्शन जो होता है, जो 8 लेवल बैंक्स होते हैं ना, वो होते हैं बैंक एनेबल सिग्नल होते हैं इसमें, BE 0 से लेके BE 7 तक बैंक एनेबल सिग्नल, ये करते हैं 8 लेवल बैंकिंग को एनेबल कराते हैं। ठीक है, फिर इसमें ना नया फीचर जो ऐड हुआ है वो है कि पेंटियम इज़ इट्स कैपेबिलिटी टू चेक एंड जनरेट पैरिटी फॉर द एड्रेस बस। एड्रेस बस के लिए पैरिटी जनरेट कराता है। इसमें एक AP पिन है जो कि प्रोवाइड करती है सिस्टम विद पैरिटी इन्फॉर्मेशन, और AP चेक पिन है जो बैड पैरिटी के बारे में बताती है। ठीक, क्या हुआ, AP पिन है एक तो इसमें जो कि सिस्टम को पैरिटी इन्फॉर्मेशन बताती है ना, और एक है AP चेक पिन। AP चेक पिन क्या बताएगी, बैड पैरिटी के बारे में, ठीक। इसके बाद आ जाता है हमारा पेंटियम ना कोई बैड पैरिटी के लिए एक्शन नहीं लेता, इसके लिए सिस्टम को एक्शन लेना पड़ता है बस। अगर कोई भी मतलब बैड पोर्ट आ जाए ना, ब्लॉक पोर्ट, हम ब्लॉक पोर्ट को एक्सेस कर रहे हो, जो कि पोर्ट ब्लॉक है, हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हो, तो टाइप 13 इंटरप्ट आ जाता है, आयोग प्रिविलेज वोलेशन, वो इंटरप्ट आ जाता है बस। फिर इसमें कंट्रोल रजिस्टर हैं, कंट्रोल रजिस्टर में वही आगे कैश डिसेबल रजिस्टर हो गया। इसमें कंट्रोल इंटरनल कैशे, इफ़ CD इज इक्वल्स टू 1 द कैशे विल नॉट फिल विद न्यू डेटा। मतलब इसमें क्या हो रहा होता है कि जो कैशे है वो माइक्रो प्रोसेसर से लिंक में रहती है। अब सपोज़ कैशे में सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, कैशे में चेक करेंगे कि डेटा है या नहीं है। अगर हमें कोई भी डेटा, माइक्रो प्रोसेसर को कोई भी डेटा की नीड है,
तो हम कैशे में चेक करेंगे सबसे पहले। तो हम कैशे में देखेंगे कि डेटा मिला या नहीं मिला। अगर मिल गया तो कैशे हिट होगा, अगर नहीं मिला तो कैशे मिस होगा। और सीडी जो कंट्रोल रजिस्टर है वो यही काम करता है। अगर सीडी की वैल्यू 1 है तो कैशे विल नॉट फिल विद न्यू डेटा फॉर कैश मिसेस। अगर कैशे मिस हुआ मतलब कैशे नहीं मिला तो उसके बाद भी डेटा नहीं आएगा। वो क्या करेगा, इट विल कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर कैशे हिट्स, मतलब वो जो कैशे हिट है उनके लिए फंक्शन करेगा बस। अगर लेकिन कंट्रोल कैश डिसेबल रजिस्टर की वैल्यू 0 है और कैशे मिस हुआ तो जो मिस हुआ ना उसको नए डेटा से भर देंगे, बस ये है। ठीक, इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही था। फिर हमारा आ जाता है पेंटियम प्रो। इसमें बस यही था, सुपर स्केल, हाँ रिवाइज़ करा रहा था ना मैं। तो इसमें प्रीफेच यूनिट का काम वही है कि 5 स्टेज पाइपलाइनिंग को हैंडल करती है। बस इंटरफेस यूनिट हमारी कैशे से कनेक्टेड रहती है। ये हमारा जो बसेस है जो डेटा लेके आई वो कैशे में डाल देगी। ठीक, वो कैशे से पास होके जाएगा, कैशे में स्टोर हो जाएगा। अगर सपोज कर उस जो माइक्रो प्रोसेसर को उसी डेटा की नीड है और माइक्रो प्रोसेसर ने उस जो भी डेटा चाहिए होगा माइक्रो प्रोसेसर कैशे के पास जाएगा सबसे पहले। अगर वो कैशे में मिल गया तो ठीक है, कैशे हिट होगा, नहीं तो कैशे मिस हो जाएगा। ठीक, कैशे मिस के केस में हम क्या करेंगे, डेटा को फिर से फिल कर देंगे, उस डेटा को मेमोरी से उठा के ले आएंगे, रैम से। ठीक, और इसमें क्या है कि 2 एग्जीक्यूशन यूनिट है, इसलिए इसे सुपर स्केलर स्ट्रक्चर बोला जाता है। और इसमें हमारा फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट भी है, जिसके साथ मिलके हम जीपीयू वगैरह की वो बढ़ा देते हैं, एफिशिएंसी एनहांस कर देते हैं इसकी। ठीक, और बस इसमें और क्या था, 5 स्टेज बस। हाँ, और तो सब हो गया। ब्रांच, हाँ एक था ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक। ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक वही है कि ये हमारा क्या करेगा, ब्रांच को प्रिडिक्ट करेगा। अगर कोई भी जंप आ रही होगी इंस्ट्रक्शन में, कोई भी ब्रांच आ रही होगी, ब्रांच का मतलब है कि अगर हमारा कोड पर्टिकुलर जहाँ पे वर्क कर रहा है ना वहाँ से हट के किसी दूसरी ब्रांच में काम करने चला जाए, मतलब शिफ्ट हो जाए, वहाँ से जंप होके दूसरे जगह पहुँच जाए, उस केस में क्या होगा कि ब्रांच प्रिडिक्शन लॉजिक पहले ही प्रिडिक्ट कर देगा कि ब्रांच आने वाली है, तो वो लोड करेगा ब्रांच इंस्ट्रक्शन को, ना कि जो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में आ रहे हैं उनको। ठीक, फिर है हमारा पेंटियम प्रो। इसमें ये 2 वर्जन है इसके, 2 वर्जन है। ठीक, एक वर्जन है 256 KB की कैश का, ये लेवल 2 कैश है। लेवल 2 कैशे, ये डिफरेंस भी है कि ना इसमें लेवल 2 कैशे मिलती है। लेवल 2 कैशे हमारी पेंटियम में नहीं मिलती थी, पेंटियम प्रो में मिलती है।